नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत बाय ब्रजेश गौतम पर मैं ब्रजेश गौतम आप सभी का आत्मिक अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर संस्कृत भाषा के प्रत्येक टॉपिक का क्रमशः हम अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन की इस श्रृंखला में हमने पिछली 8 क्लास पढ़ी है और आज इस संस्कृत भाषा की 9वीं क्लास प्रारंभ होने जा रही है। दोस्तों, पिछली 8 क्लास में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए। पहला टॉपिक था कर्ता क्रिया सामंजस्य। उसके बाद 4 क्लास अपनी हुई व्याकरण शास्त्र का इतिहास और उसके बाद 3 क्लास हमने संज्ञा प्रकरण के लिए हैं। संज्ञा प्रकरण पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आज की इस क्लास में अर्थात संज्ञा प्रकरण पार्ट 4 में हम इसी संज्ञा प्रकरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, पिछली क्लास में हमने पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला का वर्ण विश्लेषण किया था। हमने ये जाना था कि संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उन वर्णों में से स्वर कितने हैं, स्पर्श कितने हैं, यम कितने हैं, द्विस्पृष्ट कितने हैं, पराश्रित कितने हैं, इन समस्त बातों की विस्तार से मैंने चर्चा की थी। आज की इस क्लास में हमारे अध्ययन का केंद्र बिंदु रहेगा स्वर। स्वरों के कितने भेद होते हैं, किस भेद में कितने स्वर आते हैं, उनकी संख्या कितनी है, स्वरों की परिभाषा क्या है और परीक्षा की दृष्टि से किस किस प्रकार से इस टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन समस्त बातों की चर्चा आज हमें इस क्लास में करनी है। मुख्य रूप से आज हमें यह पढ़ना है कि स्वर के मुख्य भेद कितने हैं और उनके उपभेद कौन कौन से हैं और उन उपभेदों के अंतर्गत जो जो स्वर आते हैं उनके क्या क्या लक्षण हैं, उनकी क्या क्या पहचान है। स्वरों पर आज की अपनी क्लास मुख्य रूप से केंद्रित रहेगी। तो आज का अपना टॉपिक होगा स्वर भेद। साथियों, प्रत्येक स्वर के मुख्य भेद की संख्या अगर पूछी जाती है तो आपका उत्तर होना चाहिए 3। प्रत्येक स्वर के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत होते हैं या उदात्त अनुदात्त स्वरित होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत भी स्वर के ही भेद हैं और उदात्त अनुदात्त स्वरित भी स्वर के ही भेद हैं। या फिर स्वर के भेद होते हैं अनुनासिक और अननुनासिक, ये भी स्वर के ही 2 भेद हैं। तो स्वरों के भेद यदि पूछे जाते हैं परीक्षा में तो अपना उत्तर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत होगा या उदात्त अनुदात्त स्वरित होगा या अनुनासिक अननुनासिक हो। इस भेद के बारे में आज हमें गहनता से चिंतन करना है, चर्चा करनी है, अध्ययन करना है। स्वरों का अध्ययन हम उच्चारण की दृष्टि से करेंगे। सबसे पहले उच्चारण की दृष्टि से इन भेदों में क्या क्या अंतर हैं, लेखन की दृष्टि से क्या अंतर हैं, सैद्धांतिक रूप से क्या अंतर हैं, इनके क्या सूत्र हैं, क्या लक्षण हैं और परीक्षा की दृष्टि से इनमें क्या अंतर है। परीक्षा की दृष्टि से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, प्रत्येक प्रकार से आज हम इनका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं स्वरों के भेद से। आप सभी टॉपिक का नाम डालेंगे स्वर भेद। स्वर भेद ये जो अपना टॉपिक है, सबसे पहले स्वर के मुख्य भेदों की तरफ हम चलते हैं। प्रत्येक स्वर के मुख्य भेद कितने होते हैं। यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वर के मुख्य भेद कितने होते हैं तो हमारा उत्तर होना चाहिए 3। लेकिन वो जो 3 भेद हैं वो कौन कौन से होंगे? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत होंगे या उदात्त अनुदात्त स्वरित होंगे। तो ध्यान रहे, स्वर के मुख्य भेदों में पहला भेद है
ह्रस्व, दूसरा भेद है दीर्घ और तीसरा भेद है प्लुत। मान लीजिए हमने स्वर के रूप में एक उदाहरण ले लिया अ। अब इस अ के ही हमें भेद करने हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। इस तरह से प्रत्येक स्वर के भेद होते हैं। हम उदाहरण के रूप में यहाँ पर अ के भेदों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, फिर इसी के आधार पर दूसरे स्वरों के भेद समझ में आ जाएंगे। जैसे अ स्वर हैं, अब इस अ के 3 मुख्य भेदों में पहला भेद हुआ ह्रस्व, दूसरा भेद हुआ दीर्घ और तीसरा भेद हुआ प्लुत। अ का ह्रस्व रूप क्या होगा, दीर्घ रूप क्या होगा और प्लुत रूप क्या होगा? अ का ह्रस्व रूप है अ का दीर्घ रूप है आ और अ का दीर्घ रूप है अ या आ। त्रिमात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर को ह्रस्व कहेंगे, द्विमात्रिक स्वर को दीर्घ कहेंगे और त्रिमात्रिक स्वर को प्लुत कहेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रैक्टिकली प्रायोगिक तौर पर आपको सभी स्वरों का परिचय दे रहा हूँ, उसके बाद फिर इनको सैद्धांतिक रूप से हम अलग अलग पढ़ेंगे। ह्रस्व की क्या परिभाषाएं, दीर्घ के क्या परिभाषाएं, प्लुत की क्या परिभाषाएं, उदात्त क्या होते हैं, अनुदात्त क्या होते हैं, स्वरित क्या होते हैं, सैद्धांतिक रूप से ससूत्र हम इसको पढ़ेंगे। फिलहाल प्रायोगिक तौर पर हम ये जान लेते हैं सबसे पहले कि ये भेद कौन कौन से होते हैं और किसके कितने भेद हैं। तो ये जो चार्ट हम बनाने जा रहे हैं ये इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें सारे स्वरों को आपको परिचय प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर प्रत्येक स्वर का उच्चारण कैसे किया जाता है, लेखन कैसे किया जाता है और उसकी परिभाषा क्या है, इन सब बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं सारे स्वरों का एक मोटा मोटा ऊपरी परिचय आपको देता हूँ। अ के 3 भेद हुए, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। स्वर कोई सा भी हो, चाहे अ हो चाहे दूसरा हो, सबके यही 3 भेद होते हैं। उदाहरण के रूप में मैं अ ले रहा हूँ। अ का ह्रस्व रूप होगा अ, दीर्घ रूप होगा आ और प्लुत रूप होगा अ या आ। दीर्घ के पीछे भी आप प्लुत का चिन्ह लगा सकते। अब इन 3 भेदों में से प्रत्येक स्वर के फिर 3 भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो जो ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हैं ये तो उपभेद हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो जो ह्रस्व का उदात्त रूप होगा ये उदात्त, और एक होगा अनुदात्त और एक होगा स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इसी प्रकार दीर्घ के भी 3 भेद होंगे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और इसी प्रकार प्लुत के भी जो 3 भेद होंगे वो होंगे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये तो प्रत्येक स्वर के 3 उपभेद हो गए। ह्रस्व के 3 उपभेद उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, वही 3 उपभेद दीर्घ के और वही 3 उपभेद प्लुत के। स्वर के मुख्य भेद 3 हैं ही सही, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब यहाँ पर एक जिज्ञासा आपके मन में आ रही होगी कि अ का जो उदात्त रूप है उसकी क्या पहचान है, अनुदात्त की क्या पहचान है और स्वरित की क्या पहचान है, इनका उच्चारण कैसे किया जाता है। मुख्य बात यह है कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित का लेखन कैसे होगा और इनका उच्चारण कैसे होगा। ये दोनों बातें अभी इसी चार्ट में आपके समझ में आ जाएगी। सबसे पहले उदात्त की बात करें तो उदात्त का लेखन कैसे होता है, अनुदात्त का कैसे होता है, ये मैं बताता हूँ। देखो अ के हम भेद कर रहे हैं, अ के ही 3 रूप हैं, तो तीनों रूपों में हमें अ ही मिलेगा। चूंकि हम भेद ही अ के कर रहे हैं, ह्रस्व अ के भेद कर रहे हैं और ह्रस्व अ के भेद कर रहे हैं, तो तीनों में हमें ह्रस्व अ नजर आना चाहिए, क्योंकि मुख्य स्वर तो ह्रस्व अ ही है यहाँ पर, जिसका हम विस्तार कर रहे हैं, जिसके हम भेद कर रहे हैं। ये तो बात हुई अ के भेदों की, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित की, कि तीनों जगह अ ही आएगा। किंतु इनको पहचानेंगे कैसे?
ये तो तीनों एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो ध्यान रहे, जो उदात्त स्वर हैं, इस उदात्त स्वर के ऊपर किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, इसके लिए किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जो अनुदात्त हैं, इस अनुदात्त चिन्ह के नीचे क्षितिज रेखा का प्रयोग होता है। क्षितिज रेखा, आड़ी रेखा, ये अनुदात्त का चिन्ह है। ये उदात्त हैं और ये अनुदात्त है। उदात्त के ऊपर नीचे किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। और जो स्वरित हैं, इस स्वरित स्वर के ऊपर इस प्रकार से एक ऊर्ध्वाधर रेखा का प्रयोग होता है। तो यदि किसी स्वर के ऊपर ऊर्ध्वाधर रेखा बनी हुई है, अर्थात वह स्वरित है। यदि किसी स्वर के नीचे क्षितिज रेखा, आड़ी रेखा बनी हुई है, अर्थात वह अनुदात्त है। और यदि किसी स्वर के ऊपर कोई रेखा नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, न ऊपर है, न नीचे है, न ऊर्ध्वाधर है, न क्षितिज है, इसका अर्थ ये होगा कि वह उदात्त स्वर है। पहचानने में आराम से आ जाएंगे चिन्हों के माध्यम से। ह्रस्व के बाद हम बढ़ते हैं दीर्घ की तरफ। दीर्घ में जो तीन स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, तीनों में हमें आ मिलेगा। चूंकि हम भेद ही दीर्घ के कर रहे हैं, तो तीनों जगह हमें दीर्घ आ मिलेगा। लेकिन ये जो उदात्त हैं, इस पर किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। ये अनुदात्त है, इसके नीचे आड़ी रेखा होगी, और जो स्वरित हैं, इसके ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा का प्रयोग होगा। ये दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त और दीर्घ स्वरित, ये लेखन की दृष्टि से अभी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब इनका उच्चारण करेंगे कि इनका उच्चारण में क्या क्या अंतर है, इन सभी का अलग अलग उच्चारण कैसे होगा। ये बात हुई दीर्घ के तीनों भेदों की। प्लुत के तीनों भेदों की अगर हम बात करें, ये प्लुत हैं। अब प्लुत में ये उदात्त हैं, ये अनुदात्त हैं और ये स्वरित हैं। ये तो हमें चिन्हों के माध्यम से समझ में आ गया कि उदात्त क्या होता है, अनुदात्त क्या होता है और स्वरित क्या होता है। अंडरलाइन हो रहा है, अर्थात नीचे क्षितिज रेखा है तो अनुदात्त, अगर ऊपर ऊर्ध्वाधर रेखा है तो स्वरित, और यदि कोई रेखा नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो वो होगा उदात्त। इसे कहेंगे ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित। दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित। प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित। ये तो बात हुई लेखन की। अब बात आती है कि इनका उच्चारण कैसे किया जाता है। उदात्त का उच्चारण कैसे होता है, अनुदात्त का उच्चारण कैसे होता है और स्वरित का उच्चारण कैसे होता है। आगे जब हम संज्ञा प्रकरण के 14 सूत्रों में से प्रत्येक सूत्र को पढ़ेंगे, उस समय उदात्त संज्ञा का एक सूत्र हम पढ़ेंगे, उच्चेर उदात्त। उसी तरह से अनुदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है नीचेर अनुदात्त, और स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र है समाहारः स्वरितः। उच्चेर उदात्त, इसका अर्थ है कि यदि किसी स्वर को ऊंचा बोला जाता है, उच्चारण स्थानों के ऊपरी भागों से बोला जाता है, तो वह स्वर उदात्त कहलाता है। नीचेर अनुदात्त, इसका अर्थ होगा कि जिस स्वर का उच्चारण हमारे उच्चारण स्थानों के निचले भागों से होता है, उस स्वर को हम अनुदात्त कहते हैं। और समाहारः स्वरितः, समाहार का अर्थ होता है मिलाना, समूह बना देना। इसका अर्थ ये होगा कि उदात्त और अनुदात्त का मेल स्वरित कहलाता है। अर्थात जिस स्वर को न तो ज़्यादा ऊंचा बोला जाता है, न ही ज़्यादा नीचा बोला जाता है, अपितु उच्चारण स्थानों के मध्य भाग से उच्चारित होने वाले स्वर को स्वरित कहते हैं। ये हम आगे ससूत्र जब हम सैद्धांतिक रूप से संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे, पूरे 14 सूत्र क्रमशः हलंत्यम से लेकर के सुप्तिंगंतम पदम तक में पढ़ाऊंगा। उस समय बीच में ये सूत्र आएंगे, तो इनकी वृत्ति, व्याख्या, उदाहरण सब कुछ हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित, इसके लिए पूरी एक क्लास हम लेंगे, पूरी एक क्लास का वो मैटर होगा। यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मोटे तौर पर बता रहा हूँ कि उदात्त अनुदात्त स्वरित क्या होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या होते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक क्या होते हैं। अब इनका उच्चारण कैसे किया जाता है। अभी हमने सिर्फ इतना सीखा कि ऊंचा बोलेंगे तो उदात्त, नीचा बोलेंगे तो अनुदात्त,
और मध्य भाग से बोलेंगे तो स्वरित। लेकिन बोलेंगे कैसे? देखो, जैसे अ है, कैसे बोलते हैं? क्या हमें बोलना आता है? उदात्त अनुदात्त स्वरित को बोलने का कभी आपने प्रयास नहीं किया होगा, क्योंकि वैदिक मंत्रों में इनका प्रयोग होता है। लौकिक संस्कृत जो हम पढ़ते हैं उनमें तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत इन्हीं की प्रधानता रहती, लेकिन मंत्रों का उच्चारण करते समय उदात्त अनुदात्त स्वरित का एक व्यापक और गहरा महत्व है। हमें पता नहीं है कि उदात्त अनुदात्त और स्वरित का उच्चारण कैसे किया जाता है। आप लोगों को बोलना नहीं आता होगा, ऐसा नहीं है कि आपने कभी इनको बोला नहीं। निश्चित रूप से आप दिन भर उदात्त अनुदात्त स्वरित ही बोलते रहते हो। ह्रस्व अ तो बोलते ही हैं। अब ह्रस्व अ के 3 प्रकार है, तीनों में से कोई ना कोई प्रकार तो हम बोलते ही है, चौथा प्रकार कहाँ से लेकर के आएंगे? तो इन तीनों को आप दिन भर बोलते रहते हैं, दिन भर उच्चारण होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि मैंने उदात्त बोला कि अनुदात्त बोला या स्वरित बोला। हम सबको आता है बोलना। ऊंचा बोलेंगे तो उदात्त। ऊंचा कैसे? जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास आधे घंटे से चल रही है, एक छात्र आया, आकर क्लास में बैठ गया। मैंने उससे पूछा, अरे आप आ गए, कब आए? उसका उत्तर था, सर अभी आया हूँ। अभी, आप अ पे ध्यान देना, अभी आया हूँ। उसने बोला अभी। मैंने पूछा अब ये टाइम है आने का, अब मेरे अ पे भी ध्यान दो आप। वो छात्र बोल रहा है अभी, मैं बोल रहा हूं अब, अभी, अब, अभी, अब, समय वही लग रहा है। ह्रस्व एक मात्रिक है, समय दोनों में एक मात्रा ही लगेगा, किंतु कौन ऊंचा बोल रहा है और कौन नीचा बोल रहा है, अंतर केवल इस बात का है। वो बेचारा छात्र कह रहा है अभी, नीचा बोल रहा है, क्योंकि लेट आया है, नीचा बोलना ही पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूं अब मैं ऊंचा बोल रहा हूं, क्योंकि मैं समय पे आगे क्लास लेने लग गया। ध्यान रहे, नीचा बोलेंगे तो अनुदात्त, ऊंचा बोलेंगे तो उदात्त। तो वो जो छात्र बोल रहा है वो अनुदात्त बोल रहा है, और मैं जो बोल रहा हूं वो उदात्त बोल रहा हूं। अभी अनुदात्त, अब उदात्त। फिर उसने कहा कि हाँ सर, अब ये ज़्यादा ऊंचा भी नहीं, ज़्यादा नीचा भी नहीं, तो ये होगा स्वरित। इसी प्रकार से हम आकार को भी 3 तरह से बोल सकते हैं। जो दीर्घ उदात्त है, सॉरी दीर्घ स्वर है आ, इसका भी 3 प्रकार से उच्चारण हो सकता है। कैसे होगा? जैसे आ है, कोई छात्र या छात्रा मान लीजिए गांव से आकर शहर में पढ़ रही है, काफ़ी समय से यहाँ रह रही है। शुरू में जब आते हैं तो घर वालों की याद आती है, घर वालों को भी बच्चों की याद आती है, आना जाना लगा रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ाई में मन लगने लग जाता है तो फिर घर वालों की याद थोड़ी सी कम हो जाती है और पढ़ाई का महत्व तो बढ़ जाता है। कोई छात्रा यहाँ पर आई शहर में और यहाँ आकर वह पढ़ने लग गई। शनिवार को उसकी माँ ने फ़ोन किया कि बेटी आज शनिवार है, आएगी ना? उसने कहा कि नहीं मम्मी, कल तो मेरे टेस्ट होगा, मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, मैं नहीं आ सकती। पढ़ाई को महत्व देने लगी। मम्मी ने कहा कि ठीक है, पढ़ने दो। उसके बाद फिर अगले शनिवार को फ़ोन आया कि बेटी आ रही है ना? कि नहीं, मेरे तो कल प्रॉब्लम क्लास हैं और मैं तो वो क्लास लेने जाऊंगी, वो ज़्यादा ज़रूरी है, एग्ज़ाम आ रहे हैं। ठीक है। मम्मी ने भी उससे कहना बंद कर दिया। ये सोचा कि उसका पढ़ाई में मन लग रहा है तो पढ़ने दीजिए। अब ऐसे 1 महीना गुजर गया। आखिरकार उस छात्रा को भी माँ की याद आने लगी, और जैसे ही शनिवार का दिन आया उसने सुबह सुबह जाने के लिए अपना बैग पैक कर लिया और वो सीधी कोचिंग आ गई। अब कोचिंग जब पढ़ने गई तो उस समय उसकी माँ का फ़ोन आया। ऐसे ही जनरली फ़ोन कर दिया, करती रहती थी, उससे आशा नहीं थी कि आ जाएगी, लेकिन ऐसे ही बातों बातों में पूछ लिया कि बेटी
कब आ रही है? उत्तर मिला आज। अप्रत्याशित उत्तर था माँ के लिए, क्योंकि उसे आशा नहीं थी, उसे पता था कि उसका पढ़ाई में मन लग रहा है, वो भी आएगी, लेकिन उत्तर मिला आज। आपे ध्यान देना मित्रों, जैसे ही माँ ने सुना आज, एकदम से चौंक गई और इतनी प्रसन्न हुई, इतनी सरप्राइज हुई, उसने पूछा क्या, कब? आज? सही बता, आज। आज आप माँ के भी आपे ध्यान दो और उस बेटी के आप पर भी ध्यान दी। बेटी कर रही है आज और माँ कर रही है आज। आज आ आ आ आ आ आ, समझ रहे हैं आप? फिर बेटी ने कहा हाँ आज, ये स्वरित है। जो प्रारंभ में बेटी बोल रही है आज, ये अनुदात्त है। फिर माँ बोल रही है आज, आज, ये उदात्त है। और जब वापस बेटी जवाब दे रही है कि हाँ आज, ये स्वरित है। ऊंचा बोलेंगे तो उदात्त, नीचा बोलेंगे तो अनुदात्त, और मध्य भाग से उच्चारित करेंगे तो होगा स्वरित। ये उच्चारण की दृष्टि से उदात्त और अनुदात्त और स्वरित के भेद मैंने आपको समझाए। इसी तरह से 3 प्लुत के होंगे, उच्चारण की दृष्टि से भी और लेखन की दृष्टि से भी। परीक्षा में आपके जो काम आने वाली चीज है वह है लेखन, और इंटरव्यू में जो आपके काम आने वाली चीज है वह है उच्चारण की दृष्टि से। तो परीक्षा में तो आपसे कोई उच्चारण पूछेगा नहीं, लिखित परीक्षा में। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का उच्चारण कैसे किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने प्रत्येक स्वर का, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित का उच्चारण कैसे किया जाता है ये भी पढ़ा है, और लेखन कैसे किया जाता है, पहचाना कैसे जाता है, ये भी हमने पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आपके निश्चित रूप से स्पष्ट हो गए होंगे। अब ये जो प्रत्येक स्वर के 3 भेद हुए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इन 3 भेदों में से प्रत्येक स्वर के पुनः 2 भेद होते हैं। एक तो अनुनासिक और एक अननुनासिक। अनुनासिक का तात्पर्य जिसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होगा वो अनुनासिक, और जिसका उच्चारण केवल मुख से होगा, जिसमें नासिका का उपयोग नहीं होगा, वह कहलाएगा अननुनासिक। तो यहाँ पर ये जो 9 प्रकार के स्वर हो गए, देखिए 3 प्रकार का ह्रस्व, 3 प्रकार का दीर्घ और 3 प्रकार का प्लुत, 9 भेद हो गए। अब इन 9 भेदों में से प्रत्येक भेद के पुनः 2 उपभेद होंगे, अनुनासिक और अननुनासिक। कौन कौन से होंगे समझने का प्रयास करते हैं। जो उदात्त हैं, इस उदात्त के पुनः 2 भेद होंगे। पहला भेद होगा अनुनासिक और दूसरा भेद होगा अननुनासिक। अनुनासिक और अननुनासिक। इसी तरह से अनुदात्त के भी 2 भेद होंगे। पहला भेद होगा अनुनासिक और दूसरा भेद होगा अननुनासिक। और स्वरित के भी 2 भेद होंगे, अनुनासिक और अननुनासिक। ये जो 6 भेद हुए ह्रस्व के, 2 तो उदात्त, 2 अनुदात्त और 2 स्वरित, 6 भेद हो गए कुल। ये 6 भेद कौन कौन से हैं देखो आप। अब यहाँ पर आपको और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब यहाँ वर्णमाला का, स्वर का और ज़्यादा विस्तार हो गया। उदात्त के जो 2 भेद होंगे, एक तो अनुनासिक। देखो हम यहाँ पर भेद कर रहे हैं उदात्त के। उदात्त का मतलब ऊपर भी कोई चिन्ह नहीं होगा, नीचे भी कोई चिन्ह नहीं होगा। ये दोनों उदात्त हैं, ये भी उदात्त हैं, ये भी उदात्त हैं। अब जो उदात्त अनुनासिक हैं, अनुनासिक के ऊपर ये चंद्रबिंदु का चिन्ह आएगा, और जो अननुनासिक हैं अर्थात जिसमें नासिका का उपयोग नहीं होगा, केवल मुख से उच्चारित होगा, तो उसके ऊपर चंद्रबिंदु का चिन्ह नहीं आएगा। तो उदात्त के जो 2 भेद हुए, ये तो हुआ अनुनासिक और ये हुआ अननुनासिक। उसी तरह से जो ह्रस्व अनुदात्त हैं,
इसके भी दो भेद होंगे। अब दो भेद जब करेंगे तो दोनों भेदों के नीचे क्षितिज रेखा आएगी। क्यों? क्योंकि हम भेद ही अनुदात्त के कर रहे हैं और अनुदात्त के नीचे क्षितिज रेखा का प्रयोग होता है, ये इसकी पहचान है। ये दोनों अनुदात्त हैं, लेकिन दोनों में से कौन सा अनुनासिक है और कौन सा अननुनासिक है, इसके लिए हमें अनुनासिक के नीचे यहाँ पर ये अनुनासिक का चिन्ह लगाना होगा। तो ये जो वर्ण है ये होगा अनुनासिक और ये होगा अननुनासिक। उसी तरह से जो स्वरित हैं, स्वरित के जब हम दो भेद करेंगे, चूंकि स्वरित स्वर के ऊपर ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा का प्रयोग होता है, खड़ी पाई का प्रयोग होता है, इसलिए इन दोनों के ऊपर ये ऊर्ध्वाधर रेखा लगेगी। अब इनमें से एक अनुनासिक है और एक अननुनासिक है। अनुनासिक की हम बात करें तो इसके ऊपर चंद्रबिंदु लगेगा और अननुनासिक के ऊपर चंद्रबिंदु नहीं लगेगा। ये वर्ण क्या कहलाएगा? इसकी संज्ञा क्या होगी? इसको संज्ञा देंगे ह्रस्व उदात्त अनुनासिक। ये कहलाएगा ह्रस्व उदात्त अनुनासिक। ये कहलाएगा ह्रस्व उदात्त अननुनासिक। ह्रस्व उदात्त तो ये है ही सही, हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये अननुनासिक है। ये क्या कहलाएगा? ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक। ये क्या कहलाएगा? ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक। तो इस वर्ण को संज्ञा देंगे ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक और इस वर्ण को संज्ञा देंगे ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक। इस वर्ण की संज्ञा होगी ह्रस्व स्वरित अनुनासिक और इसकी संज्ञा होगी ह्रस्व स्वरित अननुनासिक। तो इस प्रकार से हमने जो ये ह्रस्व हैं, इस ह्रस्व के 6 भेदों को पढ़ा है, 2 उदात्त के, 2 अनुदात्त के और 2 स्वरित के। इस तरह से प्रत्येक स्वर के कितने भेद हो गए? 6। प्रत्येक स्वर से मतलब है कि जो प्रत्येक भेद हैं, ह्रस्व भेद हैं, तो ह्रस्व के कितने भेद हो गए? उपभेद हो गए टोटल 6। तो यहाँ पर जो ये ह्रस्व स्वर हैं, इस ह्रस्व स्वर के भेद हो गए 6। अब हम बात करें दीर्घ की। जो दीर्घ उदात्त हैं, इसके भी 2 भेद होंगे। पहला भेद होगा अनुनासिक और दूसरा भेद होगा अननुनासिक। अनुदात्त के भी 2 भेद होंगे। पहला होगा अनुनासिक और दूसरा होगा अननुनासिक। और स्वरित के भी 2 भेद होंगे। पहला होगा अनुनासिक और दूसरा होगा अननुनासिक। सबसे पहले हम दीर्घ उदात्त की बात करें। दीर्घ स्वर हम पढ़ रहे हैं तो दोनों तरफ दीर्घ ही होगा और उदात्त के भेद करने का प्रयास कर रहे हैं। उदात्त के ऊपर नीचे कोई चिन्ह नहीं आता, तो यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं आएगा। लेकिन इनमें से एक अनुनासिक और एक अननुनासिक हैं, तो अनुनासिक के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा और अननुनासिक के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होगा। जो अनुदात्त हैं, इस अनुदात्त के भी जो 2 भेद होंगे, इस तरह से दोनों के नीचे क्षितिज रेखा आएगी, क्योंकि हम अनुदात्त के ही भेद पढ़ रहे हैं। और जो अनुदात्त हैं, इस अनुदात्त के नीचे हमेशा क्षितिज रेखा का प्रयोग होता है। अब इनमें से ये तो अनुनासिक होगा और ये अननुनासिक होगा। इसी तरह से स्वरित के जब हम 2 भेद पढ़ते हैं, चूंकि स्वरित के भेद पढ़ रहे हैं और स्वरित की पहचान है कि ऊपर ऊर्ध्वाधर रेखा आती है, तो यहाँ दोनों में ऊर्ध्वाधर रेखा का प्रयोग होगा। अब इनमें से ये अनुनासिक हैं तो इसके ऊपर चंद्रबिंदु आएगा और ये अननुनासिक है तो इसके ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होगा। जो ये सिस्टम है, सेम वही सिस्टम यहाँ पर फॉलो करना है अपने को। तो यहाँ जो दीर्घ भेद हैं, इस दीर्घ के भी कुल 6 भेद हो गए। 2 उदात्त, 2 अनुदात्त और 2 स्वरित। तो इस तरह से दीर्घ स्वर के भी कितने भेद हुए? कितने उपभेद हुए? 6। ह्रस्व भी 6 प्रकार का और दीर्घ भी 6 प्रकार का। अब आते हैं प्लुत की ओर। प्लुत के भी बिल्कुल इसी प्रकार से भेद किए जाएंगे। पहला भेद अनुनासिक और दूसरा भेद अननुनासिक। चूंकि उदात्त के भेद कर रहे हैं,
प्लुत, प्लुत का मतलब त्रिमात्रिक, और ये त्रिमात्रिक स्वर जो होगा इसके पीछे 3 का अंक लगेगा। दोनों उदात्त हैं ये, इसलिए ऊपर नीचे किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। अनुनासिक के लिए हम यहाँ चंद्र बिंदु लगाएंगे और अननुनासिक के लिए किसी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। प्लुत अनुदात्त के अगर भेद करें तो प्लुत अनुदात्त के भेदों में अनुनासिक और अननुनासिक। चूंकि हम अनुदात्त के भेद कर रहे हैं तो यहाँ पर अनुदात्त ही लेने होंगे, और अनुदात्त की पहचान हमें पता है कि उस स्वर के नीचे क्षितिज रेखा का प्रयोग होता है। यहाँ पर क्षितिज रेखा का प्रयोग हुआ, अर्थात ये दोनों अनुदात्त हैं। अब दोनों जो अनुदात्त हैं इनमें से एक अनुनासिक और एक अननुनासिक। अनुनासिक के ऊपर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे और अननुनासिक के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। अब बात आती है स्वरित की। स्वरित स्वर के जो 2 भेद होंगे, इन 2 भेदों में उसी प्रकार से एक तो अनुनासिक होगा और एक अननुनासिक होगा। जो अनुनासिक हैं स्वरित, इस अनुनासिक के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा, और जो स्वरित अननुनासिक है उसके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। चूंकि दोनों ही स्वरित हैं इसलिए ऊपर ऊर्ध्वाधर रेखा तो आनी है, लेकिन एक अनुनासिक और एक अननुनासिक हैं इसलिए अनुनासिक के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा और अननुनासिक के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। यहाँ पर अगर आपको दिखने में थोड़ी समस्या हो रही है तो ये कोई विशेष बात नहीं है, अपने को इसी क्रम को फॉलो करना है, यही सिस्टम चलेगा। अनुनासिक अननुनासिक, अनुनासिक अननुनासिक, अनुनासिक अननुनासिक। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगाना, यहाँ पर नीचे क्षितिज रेखा लगानी है और यहाँ पर ऊपर स्वरित के लिए ऊर्ध्वाधर रेखा लगानी है। यही सिस्टम यहाँ पर आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर बात ये हुई कि स्वरित स्वर के भी 6 उपभेद हुए, 2 उदात्त, 2 अनुदात्त और 2 स्वरित। अब हम इस स्थिति तक पहुंच गए कि प्रत्येक स्वर के 18 भेद हो गए। हमने शुरुआत की थी अ से। अ के कितने भेद होते हैं? अ के मुख्य भेद हमने 3 पढ़े थे, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर भेदों की संख्या आ गई 18। अर्थात अकारस्य कति भेदा भवन्ति? आपका उत्तर क्या होगा? 3 होगा या 18 होगा? निश्चित रूप से आपको उत्तर देना है 18। तो साथियों यहाँ पर निष्कर्ष ये निकला कि प्रत्येक स्वर के 18 भेद होते हैं सामान्य रूप से। कुछ स्वर अपवाद हैं जिनके 12 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे इसी क्लास में। फिलहाल हमें सामान्य रूप से ये जान लेना है कि प्रत्येक स्वर के 18 भेद होते हैं। ये जो चार्ट मैंने आपको बनाया है आपके लिए स्वरों को समझने की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, काफ़ी उपयोगी है। इस चार्ट को मैं एक बार आपको समरी के रूप में पुनः स्पष्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना कैसे 18 भेद होते हैं। कोई सा भी स्वर हो, चाहे अ हो, ई हो, ऊ हो, हम यहाँ अ के अलावा और भी स्वर ले सकते थे। जैसे एक उदाहरण के रूप में हमने स्वर लिया अ। इस स्वर के मुख्य रूप से 3 भेद होंगे। सबसे पहले ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ध्यान रखना मुख्य भेद 3 ही हैं और वो 3 हैं ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। उदात्त अनुदात्त स्वरित नहीं है मुख्य भेद। उदात्त अनुदात्त स्वरित तो उपभेद हैं, भेदों के भेद हैं, वो मुख्य भेद नहीं है। अब जो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत है, अ का ह्रस्व रूप है अ का दीर्घ रूप है आ और अ का प्लुत रूप है अ या आ। ये एक मात्रिक है, ये द्विमात्रिक है और ये त्रिमात्रिक है। चूंकि प्लुत त्रिमात्रिक होता है इसलिए इसके पीछे 3 का अंक जोड़ दिया जाता है, यही प्लुत की पहचान है। अब जो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत हैं इनमें से प्रत्येक स्वर को हम 3 प्रकार से बोल सकते हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ऊंचा बोलेंगे तो उदात्त, नीचा बोलेंगे तो अनुदात्त और मध्य भाग से बोलेंगे तो स्वरित। उदात्त को स्पष्ट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता।
ये उदात्त नहीं हो रहा। अनुदात्त के लिए नीचे क्षितिज रेखा का प्रयोग होता है, स्वरित के लिए ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा का प्रयोग होता है। अब ये ह्रस्व है 3 प्रकार का होगा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। दीर्घ भी 3 प्रकार का, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। प्लुत भी 3 प्रकार का, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त के ऊपर कोई चिन्ह नहीं, अनुदात्त के नीचे क्षितिज रेखा, स्वरित के ऊपर ऊर्ध्वाधर रेखा। फिर ये दीर्घ उदात्त, कोई चिन्ह नहीं, दीर्घ अनुदात्त, नीचे क्षितिज रेखा, और दीर्घ स्वरित ऊपर ऊर्ध्वाधर रेखा। प्लुत उदात्त, कोई चिन्ह नहीं, प्लुत अनुदात्त, नीचे क्षितिज रेखा, प्लुत स्वरित ऊपर ऊर्ध्वाधर रेखा। अब ये जो 9 प्रकार का स्वर हुआ, 3 प्रकार का ह्रस्व, 3 प्रकार का दीर्घ, 3 प्रकार का प्लुत। इस 9 प्रकार के स्वर में प्रत्येक स्वर के पुनः 2-2 भेद होंगे, एक तो अनुनासिक और दूसरा अननुनासिक। अनुनासिक के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा और अननुनासिक के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होगा। ये कहलाएगा ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अननुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अननुनासिक। इधर आते हैं प्लुत पे। प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अननुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अननुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अननुनासिक। इस प्रकार से इन प्रत्येक भेदों की संज्ञा दी गई। अब इसमें से प्रश्न कैसे बनेगा? यहाँ तक जो हमने बात पढ़ी है, एक तो उच्चारण की दृष्टि से प्रत्येक भेद का उच्चारण कैसे किया जाता है, एक बात तो हमने ये पढ़ी, और दूसरी बात ये पढ़ी कि लेखन की दृष्टि से प्रत्येक भेद को कैसे पहचाना जाता है। अब हम तीसरी बात की तरफ बढ़ेंगे कि परीक्षा में इन भेदों में से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। फिर उसके बाद चौथी बात की तरफ बढ़ेंगे कि इनकी जो सैद्धांतिक परिभाषा है, ससूत्र जो परिभाषा है, वह क्या है। तो 2 बातें हमने कंप्लीट की हैं, 2 बातें पढ़ना बाकी। अब मैं यहाँ से आपको उस तरफ लेके चलता हूँ जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, उसके क्या क्या प्रकार होते हैं। मैं प्रश्नों की चर्चा करूं, इससे पहले आप इस चार्ट को नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन परीक्षा पद्धति की तरफ बढ़ेंगे कि इसमें से प्रश्न कैसे आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं इस तरफ कि इस चार्ट में से स्वरों के भेद में से परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और आपको उसका किस प्रकार से उत्तर देना है। इसमें से 2 प्रकार से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। सबसे पहले तो ये कि इनमें से जो 18 भेद हमने प्रत्येक स्वर के पढ़े, इन 18 भेदों में से कोई भी एक भेद परीक्षा में प्रश्न में दे दिया जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि इस भेद की क्या संज्ञा है, अर्थात ये जो स्वर हैं, ये स्वर कौन सा स्वर है, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक हैं या दीर्घ स्वरित अननुनासिक हैं, ये किस प्रकार का स्वर है। इस आधार पर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो 1-2 प्रश्न मैं यहाँ पर लेता हूँ कि किस प्रकार से इनमें से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 18 प्रकार का जो स्वर है, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, किसी में ऊपर खड़ी रेखा लगा दी जाती है, किसी में नीचे क्षितिज रेखा लगा दी जाती है, किसी में चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है, किसी में नहीं लगाया जाता। प्रश्न कैसे आएगा? जैसे इस तरह का एक वर्ण हमें दिया और ये पूछा इत्यस्य वर्णस्य
का संज्ञा, इस वर्ण की क्या संज्ञा होगी, कौन सी संज्ञा होगी। अब हमारा उत्तर क्या होगा, वहाँ पर अलग अलग विकल्प हमें मिलेंगे। आपको सर्वप्रथम ये तय करना है, चिन्हों पर नहीं जाना, चिन्ह तो सेकंड स्टेप है। सबसे पहले आपको ये तय करना है कि ये ह्रस्व हैं, दीर्घ हैं या प्लुत हैं। तो हमें पता है ये दीर्घ है, अ ह्रस्व है और आ दीर्घ है। तो सबसे पहले तो ये तय हो गया कि ये दीर्घ है। उसके बाद इस पर जाओ कि दीर्घ के जो 3 भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उनमें से ये कौन सा भेद है। चूंकि नीचे क्षितिज रेखा का प्रयोग हो रहा है तो ये अनुदात्त हैं, दीर्घ का अनुदात्त भेद है। अब तीसरी स्टेप में हमें इस तरफ जाना है कि अनुदात्त के जो 2 भेद होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक, उनमें से ये किस भेद के अंतर्गत आता है। चूंकि इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है इसलिए ये अनुनासिक होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा दीर्घ, अनुदात्त, अननुनासिक। ये एक विकल्प है। ऐसे ही 4 विकल्प आपको मिलेंगे। किसी में लिखा होगा दीर्घ, स्वरित, अननुनासिक, किसी में लिखा होगा प्लुत, उदात्त, अनुनासिक, इस तरह से। तो इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। सबसे पहले ये तय करें कि ये ह्रस्व हैं, दीर्घ या प्लुत हैं, उसके बाद उदात्त, अनुदात्त या स्वरित हैं, उसके बाद अनुनासिक हैं या अननुनासिक। ये तो बात हुई वर्ण की संज्ञा पूछने की। प्रत्येक वर्ण की पूरे 18 में से किसी की भी संज्ञा पूछी जा सकती है और आप इस सिस्टम को फॉलो करते हुए किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ से एक और प्रश्न का प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अकारस्य कति भेदा भवन्ति, अ के कितने भेद होते हैं। निश्चित रूप से आप उत्तर देंगे 18। लेकिन जरूरी नहीं है अ का ही भेद पूछिए, किसी भी अन्य स्वर का भेद पूछा जा सकता है। अतः कति भेदा, ऋकार कति विद, किसी भी स्वर का पूछा जा सकता है और सभी के 18 नहीं होते। किसी के 12, किसी के 30, किसी के 6 अलग अलग होते हैं। किस वर्ण के किस स्वर के कितने भेद हैं, अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए। इसके लिए हमें आगे स्वरों के भेदों की जो संख्या है उनका विस्तार पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, ताकि हम इन भेदों की संख्या अगर पूछी जाती है तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो आइए हम यहाँ से ये पढ़ने का प्रयास करते हैं कि किस स्वर के कितने कितने भेद हैं और हैं तो क्यों। ठीक है। अब यहाँ पर स्वरों के भेदों की संख्या की बात करें, किस स्वर के कितने भेद हैं। इनका जो सबसे मुख्य आधार है भेदों की संख्या समझने का, वो आधार है जो अभी हमने चार्ट बनाया था। यहाँ पर आपको ये बात जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि ह्रस्व 6 प्रकार का होता है, दीर्घ 6 प्रकार का होता है और प्लुत भी 6 प्रकार का होता है। जिस स्वर में ह्रस्व भी हैं, दीर्घ भी हैं, प्लुत भी हैं, इसका मतलब उसके 18 भेद होंगे। और यदि किसी स्वर में दीर्घ नहीं है, ह्रस्व और प्लुति होता है, जैसे लृ, तो उसके 12 भेद होंगे। किसी स्वर के अगर दीर्घ और प्लुति होते हैं, जैसे ए ओ ऐ ओ, उनका ह्रस्व नहीं होता तो उनके फिर 12 भेद हो जाएंगे, ह्रस्व के 6 कम हो जाएंगे। तो मुख्य जो आधार है वो ये हैं कि ह्रस्व के परिवार में 6 सदस्य हैं, दीर्घ स्वर के परिवार में भी 6 सदस्य हैं और प्लुत स्वर के परिवार में भी 6 सदस्य हैं। तो जो स्वर भेद हैं, इस स्वर भेद को हम एक तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वर, तत्पश्चात उसके भेद कितने हैं और फिर उसका कारण क्या है। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये चल रहा है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं यहाँ एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा और आपको उत्तर कैसे देना है, कौन सा स्वर पूछे तो कितने भेद बताने। ध्यान दीजिए, आनंद लीजिए इस क्लास का। सबसे पहला भेद आता है
अ, पहला स्वर, और अ के भेद होते हैं 18। क्यों होते हैं? क्योंकि अ में ह्रस्व भी विद्यमान है, दीर्घ भी विद्यमान है और प्लुत भी विद्यमान है। 6 तो ह्रस्व के, 6 दीर्घ के और 6 प्लुत के, तो 6 मिला के हो गए 18। उसके बाद ई के भी 18 भेद हैं, क्योंकि ई में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों होते हैं। प्लुत का चिन्ह आप ह्रस्व के पीछे भी लगा सकते हैं, दीर्घ के पीछे भी लगा सकते हैं। इसके बाद आता है ऊ के भी 18 भेद होते हैं, क्योंकि ऊ में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों होते हैं। उसके बाद आता है री के भी 18 भेद होंगे, क्योंकि री में भी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों भेद मिलेंगे। इसके बाद आता है लरी के भेद होते हैं 12। क्यों? क्योंकि लरी में ह्रस्व विद्यमान होता है और प्लुत विद्यमान होता है। लेकिन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जब पाणिनीय वर्णमाला का विश्लेषण किया था, जब माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला पढ़ी थी, उस समय हमने पढ़ा था कि लरी का दीर्घ नहीं होता। लरीकारे कस्य अभाव दृश्यते, तो हमारा उत्तर होना चाहिए दीर्घ से। तो 6 भेद तो ह्रस्व के और 6 भेद प्लुत के, 6 और 6 हो गए 12। तो लरी के भेदों की संख्या हो गई 12। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, एक वार्तिक आती है कि री वर्णयो मिथ सवर्ण्यम वाच्यम। री वर्णयो मिथ सवर्ण्यम वाच्यम, इसका अर्थ ये हुआ कि री और लरी ये जो दोनों वर्ण हैं, ये मिथ परस्पर, सवर्ण्यम वाच्यम सवर्ण कहलाते हैं। ये एक दूसरे के सवर्ण है। सवर्ण का मतलब समान वर्ण, जैसे अ और आ, ये तीनों एक दूसरे के सवर्ण है, समान वर्ण है। समान वर्ण होते हैं तभी तो दीर्घ संधि होती है। जैसे अ और आ मिल के आ बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, क्यों मिल जाते हैं वो? क्योंकि वो एक दूसरे के सवर्ण हैं। तो एक स्वर के सभी भेद आपस में सवर्ण होते हैं। ये तीनों जो हैं के तीनों प्रकार आपस में सवर्ण हैं। उसी तरह से इस वार्तिक के द्वारा री और लरी को भी सवर्ण बना दिया। क्यों बना दिया? सवर्ण संज्ञा का क्या फायदा होता है? सवर्ण संज्ञा का लाभ ये है कि जो वर्ण आपस में सवर्ण होते हैं उनके भेद आपस में जुड़ जाते हैं। अ के भेद पूछे तो कितने लगाए हमने? 18, जबकि अ के भेद तो 6 ही है ना। 6 अ के हैं, 6 दीर्घ के आ के हैं और 6 प्लुत के हैं। अ के पर्सनल भेद तो 6 ही हैं ह्रस्व के तो, लेकिन हम अ के 18 भेद क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये जो तीनों हैं आपस में सवर्ण है और सवर्णों के भेद आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस वार्तिक के द्वारा री और लरी की भी सवर्ण संज्ञा कर दी। इस कारण इन दोनों के भेद भी आपस में जुड़ेंगे। री और लरी दोनों के मिलाकर भेद हो जाएंगे 23। बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाए ऋकार कतिविध, री के कितने भेद हैं, तो आपका उत्तर 18 होगा या 30 होगा? ध्यान रहे आपका उत्तर होना चाहिए 30। लघु सिद्धांत कौमुदी में स्पष्ट लिखा है ऋकारः 63 एवं लृकारोपी, और लृकार भी, री भी 30 और लरी भी 30। यदि ऑप्शन में विकल्प विद्यमान है, प्रश्न पूछा ऋकारः कतिविध और विकल्प है 6, 12, 18, 30, तो आपका उत्तर 30 होना चाहिए, न कि 18। ऐसे लरी का प्रश्न पूछा, इसके भेद पूछे, तो आपका उत्तर होना चाहिए 30 न कि 12। यदि 30 ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप री के लिए 18 लगाओगे, लरी के लिए 12 लगाओगे, फिर वो सही माना जाएगा। लेकिन यदि 30 ऑप्शन में है तो फिर आपको 30 ही राइट लगाना है। ये विशेष बातें ध्यान रखना। दोनों के भेद क्यों जुड़ गए? क्योंकि इस वार्तिक के द्वारा इन दोनों की सवर्ण संज्ञा हो गई। ये जो वार्तिक है, इस वार्तिक के द्वारा री और लरी दोनों की सवर्ण संज्ञा होगी, और सवर्ण संज्ञा जिनकी हो जाती है उनके भेद आपस में जुड़ जाते हैं। अब हम बात करें एच वर्णों की। एच का मतलब ए ओ आई औ, एच वर्ण बोलते हैं इनको। इन चारों स्वरों के 12-12 भेद होते हैं। अब इन चारों के 12-12 भेद क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें ह्रस्व का अभाव रहता है। ए ओ ऐ ओ
इनमें ह्रस्व भेद नहीं पाया जाता। जिस प्रकार लरी में दीर्घ का अभाव रहता है, दीर्घाभाव, उसी तरह इनमें ह्रस्व का अभाव रहता है। तो ह्रस्व के 6 कम हो जाएंगे तो इनके भेदों की संख्या हो जाएगी 12। अब एक स्वर आता है अथ। यदि हमसे पूछ लिया कि अतः कति भेदा, अत के कितने भेद हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए 6। क्यों? क्योंकि इसके पीछे त जुड़ गया, और त जुड़ने का मतलब यह है कि केवल ह्रस्व अ की बात है, केवल ह्रस्व अ। अब यहाँ पर दीर्घ के 6 शामिल नहीं होंगे, प्लुत के 6 शामिल नहीं होंगे। जिस स्वर के पीछे त जुड़ जाता है, ध्यान रखना, उस स्वर से केवल उसी का बोध होगा, उसके भेदों का बोध नहीं होगा। तो अत का मतलब है केवल ह्रस्व अ। अब ह्रस्व अ के तो 6 होंगे ना, 18 तो तब हैं जब दीर्घ और प्लुत को मिलाते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ है केवल ह्रस्व अ। अगर वही त हमने आ के पीछे जोड़ दिया आत, तो फिर इसका अर्थ भी केवल आ ही होगा, और केवल आ के भेदों की संख्या कितनी होगी? 6, क्योंकि दीर्घ के 6 भेद होते। तो इसका अर्थ होगा दीर्घ आ। तो जिस स्वर के पीछे त जुड़ जाता है, उस स्वर से केवल उसी के भेदों की गणना होती है, उसके जो दूसरे सवर्ण हैं उनकी गणना नहीं होती। तो ध्यान रहे, किसी स्वर के पीछे अगर त लग गया तो आपको कितने भेद लगाने हैं? 6। अब यहाँ पर हमने ये जो तालिका बनाई है, आप इसको इसी रूप में नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो स्वरों के भेद हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए, प्रत्येक स्वर के 18 भेद हैं मोटे मोटे तौर पर। अ, ई, उ, री 18 भेद हैं। री और री के पूछे जाते हैं तो 30 लगाने हैं। 30 ऑप्शन में नहीं है तो री के लिए 18, री के लिए 12 लगाने हैं। ए, ओ, ऐ, ओ चारों में से कोई सा भी स्वर पूछ ले, प्रत्येक के 12 भेद होते हैं। किसी के पीछे त लग गया तो उसके 6 भेद होते हैं। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो त जोड़ा हमने, उसके 6 भेद होते हैं, क्योंकि उससे केवल उसी स्वर का बोध होता है। यदि ये जो त हमने जोड़ा, यदि यही त री के पीछे जोड़ दिया जाए, री के कितने भेद होते हैं? ह्रस्व के पीछे जोड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ह्रस्व री है, इसके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनमें से केवल ह्रस्व का बोध होगा, क्योंकि ह्रस्व के पीछे त जोड़ा। री के परिवार में जो भी ह्रस्व होंगे उनका बोध होगा। जैसे हमने अ के पीछे त जोड़ा, इसका अर्थ ये हुआ कि अ के परिवार में जो जो ह्रस्व हैं, क्योंकि ह्रस्व के पीछे त जोड़ा है तो ह्रस्व का तो बोध कराना है। और अ के जो 18 भेद हैं उनमें से ह्रस्व के कितने सदस्य हैं? 6। ह्रस्व की फैमिली में कितने मेंबर हैं? 6 का बोध होगी। यहाँ पर हमने ह्रस्व री के पीछे त जोड़ा, तो ह्रस्व जो जो ह्रस्व होंगे वो सब आ जाएंगे री के परिवार में। लेकिन री का परिवार हमें समझना होगा। अभी हमने देखा था कि री और री आपस में सवर्ण है। सवर्ण का मतलब है दोनों का संयुक्त परिवार है, री और री का। तो री के 3 भेद, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और री के 2 भेद, ह्रस्व और प्लुत। यही तो री का परिवार हुआ ना। दोनों सवर्ण है, आपस में सवर्ण संज्ञा हो रही है। तो जब री के पीछे त जोड़ दिया, इसका मतलब ह्रस्व को बुलाया है। ह्रस्व की संज्ञा पूछी यहाँ पे, ह्रस्व कितने होते हैं, ह्रस्व के कितने भेद है। अब इस री के परिवार में जो जो ह्रस्व होंगे वो तो जाएंगे ना। ह्रस्व को बुलाया है, तो जब ह्रस्व को बुलाया तो देखो ये भी ह्रस्व और ये भी ह्रस्व है, दोनों ही ह्रस्व हैं री के परिवार में। तो यहाँ पर 6 तो इसके और 6 इसके, कुल कितने भेद हो जाएंगे? 12। बड़े ध्यान देने की बात है, क्योंकि री और री आपस में सवर्ण होते हैं। तो ह्रस्व री और ह्रस्व री दोनों का बोध होगा। दोनों के 6 भेद जुड़ करके अपने भेदों की कुल संख्या हो जाएगी 12। तो यहाँ पर
जो ह्रस्व री के पीछे हमने त जोड़ा, इसका अर्थ होगा कि ह्रस्व री प्लस ह्रस्व री। यदि यही त हम लरी के पीछे जोड़ देंगे तब भी 12 भेद होंगे, क्योंकि लरी से ह्रस्व री का तो बोध होगा ही होगा, दोनों आपस में सवर्ण है। तो यहाँ इसका अर्थ होगा कि ह्रस्व री प्लस ह्रस्व री। लेकिन यदि यह तकार दीर्घ री के पीछे जुड़ता है, दीर्घ री के पीछे यदि त जुड़ता है तो फिर उसके 6 भेद होंगे। क्यों? क्योंकि री का जो सवर्ण है लरी, उस लरी में दीर्घ भेद का अभाव है, लरी में दीर्घ होता ही नहीं है, तो केवल दीर्घ री ही आएगा, उसके 6 भेद होंगे। तो यहाँ पर दीर्घ री के पीछे त जुड़ने पर किसका बोध होगा? केवल दीर्घ री का। दीर्घ लरी का भी बोध होता, लेकिन लरी में दीर्घ होता ही नहीं है, इस कारण उसका बोध यहाँ पर नहीं होगा। ये स्वरों के भेद हमने पढ़े थे। व्यंजनों के इस प्रकार से कोई भेद नहीं होते। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये भेद व्यंजनों में नहीं पाए जाते, स्वरों में पाए जाते हैं। व्यंजनों में से केवल 3 व्यंजन ऐसे हैं, ये वल, जिनके भेद होते हैं, और इनके भेद होते हैं 2। एक तो अनुनासिक और दूसरा अननुनासिक। ये सारे वर्ण हमने आज पढ़े हैं। प्रत्येक वर्ण के कितने भेद हैं ये हमने पढ़े हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये उस प्रश्न का जवाब देने के लिए मैंने टेबल बनाई है, जिस प्रश्न की प्रकृति ये होगी कि अकारः कतिविध, इकारस्य कति भेदा, ऋकारस्य कति भेदा भवन्ति, अतः कति भेदा, ऋतः कति भेदा। किसके पीछे त लग के पूछ लें तो उसके क्या लगाने हैं, ऋ के कितने लगाने हैं, लृ के कितने लगाने हैं। प्रत्येक स्वर के, प्रत्येक वर्ण के भेदों की संख्या यहाँ पर टेबल के माध्यम से कारण सहित मैंने आपको बताई है। परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं जाना चाहिए, ये अपना उद्देश्य है। तो आज हमने स्वरों का 3 तरह से परिचय पढ़ा। स्वरों के भेदों का परिचय पढ़ा, उच्चारण की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से। अब चौथा प्रकार अपना बचता है सैद्धांतिक रूप से कि इनकी परिभाषा क्या है, सूत्र क्या है। ये जो चौथा प्रकार है, इसके लिए हमें कुछ क्लास का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जब मैं संज्ञा प्रकरण के 14 सूत्र आपको क्रमशः पढ़ाऊँगा सैद्धांतिक रूप से, उस समय इनकी परिभाषाएं, इनके सूत्र हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। फिलहाल हम इसका परीक्षा की दृष्टि से प्रैक्टिकली ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्लास अपनी खत्म होती है। पिछली जो 8 क्लास हुई हैं उनमें से यदि कोई क्लास किसी ने नहीं पढ़ी है तो इसी क्लास में, इसी वीडियो में आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे देख लीजिएगा, उसमें सभी ऑटो क्लास के टॉपिक के नाम और उनके लिंक दिए गए हैं। आप उस लिंक पर क्लिक करके किसी भी क्लास को ओपन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो अपनी अगली क्लास होगी वो होगी संज्ञा प्रकरण पार्ट 5, और उस क्लास में हम लेंगे प्रत्याहार। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।